हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मुबशर ज़ैदी और ज़रार खुड़ो का सलाम। 12 मई 2007 को जो अंदोनाक वाक़यात कराची में हुए थे, उनकी बाज़गश्त एक बार फिर मीडिया की शह सुर्खियों में नज़र आ रही है, बातें हो रही हैं। लेकिन ये केस 9 साल बाद दोबारा ज़िंदा होना इस बात की मिसाल है कि इतने दिन, इतने साल ये केस जो दबा रहा, तो इसका मतलब है कि रियासत कहीं नहीं चाहती थी कि इसका कोई भी सिरा किसी भी तरह सामने आए। और अब कन्फ्यूजन बढ़ गई है, क्योंकि उस वक्त के जो एडवाइज़र थे होम अफेयर्स के सिंध के, वसीम अख्तर, जो अब नामज़द मेयर हैं कराची के, उनको अचानक उठा लिया गया। और कल एक बयान पुलिस का ये सामने आया कि उन्होंने दौरान तफ्तीश इस बात का इतराफ़ किया है कि 12 मई के वाक़यात को उन्होंने न सिर्फ सुपरवाइज़ किया बल्कि वो उसके ज़िम्मेदार भी थे। ज़ाहिर है, हमें पता है कि पुलिस के बयानात इस तरह की क्या हैसियत होती है, जो हमने बहुत सी JITs में भी देखा। उसके जवाब में आज वसीम अख्तर का जेल से एक बयान जारी किया गया, उनकी पार्टी ने, उनके वकीला ने, जिसमें कहा गया कि उन्होंने ऐसा कोई दौरान तफ्तीश बयान नहीं दिया है। कन्फ्यूजन बढ़ गई है, और ये कन्फ्यूजन सिर्फ आप समझ रहे हैं अगर मीडिया में है, क्योंकि हर चीज़ का ज़िम्मेदार एंड में हमें ही ठहराया जाता है। ज़रा तो ज़रा सुन लें कि अपोजिशन लीडर खुर्शीद ने आज क्या कहा। मेयर के कैंडिडेट है हमारे वसीम साहब, और यकीनन MTM ने उसको डिक्लेयर किया था और उसको पकड़ा गया है। तो मेरे ख्याल में वही कैंडिडेट होगा अब भी, उनका होना भी वही चाहिए। और ये 9 साल के बाद उनको याद आ गया पकड़ना। अब बेहतर तब होगा जब ये मसला कोर्ट में आएगा, बताओ तब करेगा। जी जरा 9 साल बाद देखिए, जहाँ तक ये मेरे ख्याल 1-2 रोज़ पहले की ही बात है कि हर जगह टिकट और ख़बरें चल रही थी कि वसीम अख्तर ने कन्फेस कर दिया है कि जी मैंने ही ऑर्डर दिए थे वगैरह वगैरह वगैरह। मेरा ख्याल है कि अगर कोई इस कन्फेशन को मान ले कि उन्होंने ऐसी ही बात की थी, तो उसको एक भोलेपन का अवार्ड का मेडल यहाँ पे पहनना चाहिए, ताकि शनाख्त भी हम कर सकें आसानी से कि आप भोले हैं, आपके साथ हम थोड़ा और बल्कि तफ्तीशी अफसर का बयान बहुत चल रहा था तमाम, हाँ वो भी चल रहा था, लेकिन पॉइंट हमें अब हमने उठा लिया, तो ऐसा क्या पॉइंट ये नहीं है कि वसीम अख्तर साहब इन्वॉल्व थे या नहीं थे। पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि जो चीज़ वो 9 साल हो गए हैं, मेरा ख्याल है तकरीबन 9 सालों से डिनाई करते आए हैं। अगर किसी का ख्याल है कि वो 2 दिन पुलिस की हिरासत के बाद कहेंगे कि जी मैंने ही किया था, तो आई एम वेरी सॉरी। सही बात है। और ये सस्टेनेबल कैसे होगा, वो तो छोड़ ही दो ना, वो तो छोड़ ही दो। वो तो हम बात करें कैसे वाक़े की ज़रा, जिसमें दर्जनों अफराद मारे गए थे। और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि स्टेट की पैट्रनेज में तमाम स्टेट के ऑर्गन्स इन्वॉल्व थे। स्टेट के ऑर्गन्स, और उस वक्त स्टेट कौन थे, या जब भी 12 मई का जिक्र होता है, मुझे एक स्पीच बार बार याद आती है, वो भी मेमोराइज हो गई होगी, हो सकती है, याद है। एक दफा सुना देते हैं जी वो स्पीच। मैं ये कहना चाहता हूं कि कराची में भी अवाम ने अपनी ताकत दिखाई। अवाम की ताकत को कोई नहीं रोक सकता, इसके सामने कोई रुकावट नहीं पैदा कर सकता, क्योंकि कोई भी रुकावट आएगी उसके ये ठोकर लगाकर परे कर देंगे। मैं आज इन सब अनासिर, ऐसे अनासिर जो ये खल पिछाड़ में जा रहे हैं, उनको कहना चाहता हूं, इस अवाम की ताकत के सामने मत आओ, कुचले जाओगे। अवाम की ताकत के सामने मत आओ। अच्छा चलें, अवाम की भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ये तो लीडर है ना, इन्होंने तो ऑर्डर ही दिया था, ये तो बिल्कुल बाय ऑल मींस ऑल पावरफुल। अच्छा, अब आपको पता है 12 मई बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू है, ठीक है, और मैं एक निहायत ही बुज़दिल इंसान हूँ। आपको पता है, व्यूअर्स को शायद नहीं पता, लेकिन मैं बता रहा हूँ आज मैं एडमिट कर रहा हूँ, मेरी कन्फेशन है ये। तो मैं किसी और के कंधे पर बंदूक रख के फायर करना चाह रहा हूँ। किसके कंधे पर? मसूद अंसारी साहब न्यूज़ लाइन में लिखते थे, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। बिल्कुल, जब 12 मई का वाकया हुआ था तो प्रिंट मीडिया ने बहुत ज़्यादा, टेलीविज़न पे भी ऐसी फुटेजेस चली थी, जिसमें आज टीवी के सामने बहुत ज़्यादा फायरिंग हुई थी। उस वक्त तलत हुसैन वहाँ एंकर, जी वो बहुत मशहूर, मुझे याद है, बिल्कुल उन्हें भी याद होगा, उन्हें भी याद होगा, वो भी नहीं भूल पाएंगे। अच्छा, उसके बाद 12 मई के बाद मसूद अंसारी साहब ने एक बड़ा डिटेल्ड इन्वेस्टिगेटिव पीस लिखा था न्यूज़ लाइन मैगजीन में। तो उसके कुछ में
हिस्से सुनाना चाहता हूँ। अच्छा, मसला कैसे शुरू हुआ, अगर किसी को याद ना हो तो चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी जो उस वक्त सस्पेंड हुए थे, उन्होंने आना था कराची बार काउंसिल एसोसिएशन से खिताब करना था, ठीक है। और जाहिर है मुशर्रफ की हुकूमत थी, मुशर्रफ की हुकूमत थी, एलआई थी, जो सिंध के चीफ मिनिस्टर थे वो अरबाब गुलाम रहीम थे, वो भी एलआई थे, ही बंदे थे। तो जाहिर है एलआई तो बहुत बड़ा लफ्ज है, लेकिन जो भी कहना चाहें। तो उस वक्त फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने कहा कि जी हम आज कराची में मुशर्रफ के हक में जलसा करेंगे, लेकिन चीफ जस्टिस डटा रहा, ठीक है। उसके बाद फिर अकॉर्डिंग टू द स्टोरी एक सूबाई हुकूमत की एक मीटिंग हुई जिसमें सीनियर अफसर भी थे और तमाम जो होते हैं टॉप ऑफिशियल्स, और वहाँ पे उनको हिदायत दी गई कि अगर ये कराची पहुँच भी गई किसी भी सूरत में इनको सिंध हाई कोर्ट बिल्डिंग तक नहीं पहुँचने देना, ठीक है। अब ये नहीं है कि सब विलन्स हैं, कुछ लोग हैं जिन्होंने अपनी आवाज़ भी बुलंद की थी उस वक्त। जैसे फॉर एग्जाम्पल शकील दुरानी साहब जो उस वक्त चीफ सेक्रेटरी सिंध थे, ठीक है। अपेरेंटली जब उनको पता लगा कि ये मंसूबा बन रहा है तो उन्होंने कहा कि जी एक खत लिखा बाकायदा अफसरान को कि जी एक तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, ठीक है, बिल्कुल। दूसरी बात है कि इससे आप एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर और मतलब लॉयर्स क्या कर लेते, मतलब वो तो लॉयर्स थे, तो छोड़ दे सर, ये तो सर पॉलिटिक्स थी ना सर, छोड़ दे, वो छोड़ दे, कौन क्या कर सकता था, जो हुआ है उस पर बात करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक मीटिंग हुई जिसमें वसीम अख्तर साहब भी थे, उस वक्त वो सिंध एडवाइजर फॉर होम अफेयर्स थे, बाकी भी सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, प्रोविंशियल होम सेक्रेटरी वगैरह वगैरह वगैरह। अब इस मीटिंग में दोबारा शकील दुरानी साहब ने बोला कि यार ये आप लोग क्या करना चाह रहे हैं, तो उनके एक जूनियर अफसर ने उनको रोका बीच में, उन्होंने कहा कि सर आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये ऑर्डर्स कहाँ से इशू हुए हैं। फिर क्या हुआ, जब ऑर्डर ऊपर से इशू हो गए हैं, अवाम को बोल दिया गया कि आप अपनी ताकत दिखाएं, तो फिर एमक्यूएम के कारकुन निकल आए रोडों पर, ठीक है, जो उनकी मिलिटेंट विंग कहा जाती है, और ये सारी फुटेज आपने देखी हुई है। ऊजीज चली, G3s चली, AK-47 चले, फलाना टीला। एक वाकया इसमें इतना खौफनाक कोर्ट उस वक्त भी कोर्ट हुआ कि ईदी एम्बुलेंसेस को जाने नहीं दिया गया। एक एम्बुलेंस जो कि ड्राइवर लेके गया जख्मी उठा के वापस आ रहा था, तो जो जख्मी था, जो लोग उसके साथ थे और ईदी एम्बुलेंस के ड्राइवर, उस तक को वहाँ पे गोलियां मार के जो है हलाक कर दिया गया। तो मतलब इस हद तक ऐसी सिचुएशन थी, पूरी शारा फैसल ब्लॉक की हुई थी कि कोई किसी तरीके से कोई रेस्क्यू वाली गाड़ी ना पहुंचे, कुछ ऐसा प्लानिंग था, और प्लानिंग टॉप से थी। और इसके अंदर मतलब अगर आप बात करते हैं कि आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है, जम करो, बिल्कुल जम होनी चाहिए, लेकिन थोड़ी और भी एक दो बातें सुन लें जो इस स्टोरी में लिखी हुई है। अच्छा, एक इरशाद चन्ना साहब ऐसी एक लोकल थे, कोई ऐसी सियासी एफिलिएशन नहीं थी, उन्होंने कहा कि यार शुगल देखते हैं क्या हो रहा है रोडों पर। उस वक्त पता नहीं था, तो एक ANP और PP की रैली निकल रही थी, शेरेटन होटल से गुजर रही थी। उन्होंने कहा कि यार शामिल हो जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। सब कुछ सही था, लेकिन जब वो आयशा भवानी स्कूल पर पहुंचे शारा फैसल, तो रोड ब्लॉक है और हर जगह से क्रॉस फायर, मतलब छतों से, खिड़कियों से। और मैं आपको ये बता दूं कि उसके करीब ही कोर कमांडर का ऑफिस है, ISI का दफ्तर है वहाँ, जाहिर है, और दूसरे सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस हैं, तो तमाम लोग वहाँ थे। वहाँ जो है पुलिस, जैसे आपने कहा कि वो हुई हुई थी, तो एक कंटिंजेंट कहीं पे साइड पे किया गया था ना कि आप साइड पे हो, बिल्कुल, और एक कहीं दूर एक कंटिंजेंट, इसमें स्टोरी में भी लिखा हुआ है कि वो आराम से वहाँ पे सो रहे थे, और उन्हें आके जो कुछ उनको तो बोल दिया गया था, उनसे तो अपने हथियार भी लिए गए थे अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, ठीक है। तो वही कि ये दो ऑफिसेज भी वहाँ थे, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि ये भी कमांड एंड कंट्रोल को ही फॉलो करते हैं ना सर, तो जब ऊपर से आपको ये ऑर्डर मिला है तो आपने क्या करना है, ठीक है। फिर मोहम्मद मूसा साहब, ये भी शारा फैसल के नज़दीक मलीर हॉल्ट पर फंसे, जहां पर FC का हेडक्वार्टर, ठीक है, फ्रंटियर कॉल का हेडक्वार्टर पुलिस का, वहां पर से भी कोई नहीं निकला। 12 लोग वहां ही मारे गए उसी इलाके में, ठीक है। और फिर जाहिर है कि बहुत मजम्मत हुई। और हाँ, ये बात भी सही है कि उसके बाद जब बाकी पार्टीज ने देखा कि यार हमारे साथ ये हो रहा है, तो उन्होंने भी फोन वोन घुमाए, अपने भी बॉयज को कहा के आए हमें बचाएं, तो फिर ये मामला मजीद बिगड़ता गया। अच्छा, उसके बाद फिर जब कॉन्डेमनेशन इतनी लेवल तक पहुंच गई कि आपको कुछ कहना पड़ा, तो वसीम अख्तर साहब ने ये बात मान ली कि जी मैंने इंस्ट्रक्शंस दी थी कि आप कंटेनर्स, बसेस और ट्रक्स के जरिए रोडों को ब्लॉक करें। लेकिन जब उनसे ये पूछा गया कि यार जब 15,000 पुलिस की नफरी और 3,000 मजीद नफरी आपने बुलाई थी सिंध से, और FC वगैरह वगैरह, इनका क्या हुआ, तो उसका कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया।
अच्छा, कुछ पुलिस वालों ये जो अंदरून सिंध से बुलाए गए थे, उनके मुताबिक जो उनके जो पर्सनल वेपन्स थे वो भी उन्होंने कहा कि जी आप ये भी हमें दे दें। तो अगर वो कुछ करना चाहते भी थे ना सर, तो वो कुछ नहीं कर सकते। जाहिर है फायरिंग हो रही हो तो पुलिस वाला डंडा लेके रुक जा, ऐसा नहीं होने वाला, उनको भी जान प्यारी है। अच्छा, पुलिस का इसमें पुलिस को मैं इसमें नहीं ब्लेम करूंगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस सिंध पुलिस ने एक पूरा सिक्योरिटी प्लान बनाया था। उन्होंने कहा था कि यार देखिए ये हसास इलाके सिंध एयरपोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के दरमियान, हमें हर फ्लाईओवर पर कम से कम 150 पुलिसमैन डिप्लॉय करने चाहिए। अच्छा, प्लान का कुछ नहीं बना, पुलिस को बिल्कुल ही साइड लाइन कर दिया गया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और फिर गवर्नमेंट की इतनी इन्वॉल्वमेंट की ये भी है कि ये आज टीवी का जिक्र अभी कर रहे थे, तो वो भी फुटेजेस है कि भाई एक करोला और एक लियाना असला पहुंचा रही है, सप्लाई कर रही है, जिनके ऊपर चीजें कैमरे के ऊपर हैं, गवर्नमेंट प्लेट्स हैं वगैरह वगैरह वगैरह। और फिर बाद में हम जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट से भी पूछा गया तो उन्होंने भी अपने आप को डिफेंड किया कि नहीं जी, हमने तो बिल्कुल सही किया था, अगर हमने ऐसा नहीं किया था तो पता नहीं कितनी लाशें चली जाती। और कितने दुख की बात है कि इतना बड़ा ये वाकया हुआ था और उस वक्त कितना शोर उठा था मुल्क में, लेकिन वो अब 9 साल के बाद आकर के खुला भी है तो वो किसी सियासी मकसद के लिए खुला है, कोई उसमें सीरियस जो है सर ये खुला नहीं है। हाँ, ये बुलबुला है, ये बुलबुला है, बिल्कुल ना। हाँ। ये 1 सेकंड के लिए हेडलाइंस बनाएंगी, फिर ये फट जाएगा, फिर सब सो जाएंगे, क्योंकि सर आफ्टर ऑल क्या कहते हैं ना, द बक स्टॉप्स हियर एट द टॉप। और उस यहाँ बक स्टॉप करता था, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, वो पूरा बक ही जो है ना वो आराम से सलाम करते हुए सबसे पहले पाकिस्तान करते हुए निकल गया, तो जाहिर है वो उसको तो कोई हाथ नहीं डाल सकता। अच्छा, इसके जो नताइज थे ना 12 मई के, ये बहुत वाइड स्प्रेड थे। इस पर बहुत कम बात हुई है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब ब्रेक का टाइम आ गया है। ठीक है जी, एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर इस पर मजीद थोड़ी सी बात करते हैं। वेलकम बैक जी। बात हो रही है 12 मई की और 12 मई के असरात के बारे में। आई एम सॉरी, मैं ख्याल है कि आपने कहा था, आई एम सॉरी, मैं थोड़ा इट्स ऑल राइट। बात देखिए, बात ये जैसे आपने कहा एक बुलबुला है, मैं तो ये कहता हूँ कि एक उबाल है जो आया है। हाँ। उसके मुहर्रिकात बिल्कुल फ़र्क हैं, कोई भी नहीं चाहता। और वसीम अख्तर ने भी जो बयान दिया, उनका कहना था कि 12 मई की आला अदलिया से ऊपर इंक्वायरी कराई जाए, और बिल्कुल कराई जाए, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल ये बात कह सकते हैं क्योंकि उनको पता है कि ऐसी कोई कार्रवाई होगी ही नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली जिन लोगों के नाम इसमें आएंगे, यार देखिए चीफ मिनिस्टर सिंध है सर, गवर्नर उस वक्त कौन था, ठीक है ना। तो एनीवे ये बात अपनी जगह, जाहिर है एक आपका जो है ना साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और मिलिट्री रूलर है, फिर एजेंसी सारी की सारी इसके अंदर इन्वॉल्व है, यहाँ के लोकल जो मिलिट्री थी, जाहिर देवर ऑल काइंड ऑफ 1000 चीजें हैं ना उसके अंदर। लेकिन अच्छा, फॉल आउट क्या हुआ, ठीक है, अब इस पे बहुत कम बात करेंगे, पहले बात करते हैं एमक्यूएम पे क्या फॉल आउट हुआ। अब यूजुअली इसमें एमक्यूएम को, इस सिनेरियो में एमक्यूएम को विलन के तौर पे देखा जाता है, पब्लिक परसेप्शन की मैं बात कर रहा हूँ। एमक्यूएम को भी बहुत नुकसान हुआ था 12 मई से, और वो कैसे कि इससे पहले आपको पता है कि रीब्रांडिंग का एक सिलसिला चल रहा था, मेन स्ट्रीमिंग कह लें, मेन स्ट्रीमिंग कह लें, जो भी कराची से बाहर एमक्यूएम जो है ना कश्मीर में कौमी मूवमेंट से हम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बने, और इस बात में अपील भी थी, पंजाब में लॉन्च हुई, खैबर पख्तूनख्वा में हुई, बलूचिस्तान में हुई, और लोग ये समझने लगे कि चलें जी, माजी की जो भी एक तरीका था, ये चीज अब आगे बढ़ रही है। वो तसव्वुर बिल्कुल मिट गया, बिल्कुल ठीक है, पोलराइजेशन मजीद हो गई, और जो मिलिटेंट और पॉलिटिकल विंग्स के अंदर जो टसल रहता है, इस 12 मई को मिलिटेंट विंग 1, बिल्कुल, सिर्फ ये नहीं, बाकी पार्टीज पे क्या असर हुआ, ठीक है। अब जाहिर है कि होंडे और मुस्टंडे हर पार्टी ने पाले हुए, सही बात। इसके बाद वो एक इंडिस्पेंसिबल फोर्स बन गए हर पार्टी के लिए। एएनपी ने भी कहा कि जी हमें तो अब मजीद लोग चाहिए जो स्ट्रीट में आके लड़ सकें। पीपीपी और बाद में जुल्फिकार मिर्जा साहब और पीपल्स अमन कमेटी के बीच में जो लिंकेज रहा है, वो उसका बिल्कुल, उसका भी एक वजह ये थी क्योंकि वहां पे भी रियलाइज किया गया कि जी हम तो डिफेंसलेस हो गए हैं, फिर हमें भी लोग चाहिए। तो मतलब कि ओवरऑल मिलिटेंसी कराची में बढ़ गए। मुशर्रफ का ये डाउनफॉल
यहाँ से आप ट्रेस कर सकते हैं। बहुत लोग थे जो पहले तो मतलब कोई मुशर्रफ के खिलाफ आप बात कर लेते थे तो वो लड़ने लग जाते थे, उसके बाद उन्होंने कहा कि यार ये, और ख़ास तौर पे वो जो स्पीच दी बिल्कुल ताकत वाली, तो ये भी डाउनफॉल, इट वाज अ डिफाइनिंग मोमेंट फॉर नॉट ओनली मैनी पॉलिटिकल पार्टीज, मुशर्रफ के लिए भी, इफ्तिखार चौधरी के लिए भी, क्योंकि उससे उनकी रेजिस्टेंस मूवमेंट जो थी उसको भी एक वो हुआ, और लोगों की ज़्यादा सिंपैथीज इफ्तिखार चौधरी के साथ हुई। वो अलग बात है कि उन्होंने बाद में आके जो किया वो एक और डिबेट है। मुझे सिर्फ अब इफ़ वी कम एज इन टुडे, ये अब हो गया, मैं इनके जो तफ्तीशी अफसर हैं वो भी बड़े मज़े से बता रहे थे कि जनाब ये देखें अब हमने इसकी तफ्तीश शुरू कर दी, और मुझे तो ये केस 20 जुलाई को मेरे हवाले किया गया। अच्छा, जो अदालत में पेश हुआ, इनका रिमांड किसी और केस में वो हुआ है, ज़ाहिर है इनकी ज़मानत कैंसिल हुई थी डॉक्टर आसिम वाले केस में, जिसमें ज़ाहिर है वो और पॉलिटिकली कंट्रोवर्शियल केस है। उसमें ये कहा जा रहा है कि अनीस कायम खानी, और अनीस कायम खानी पे याद आया कि ज़ाहिर है उस वक्त मुस्तफ़ा कमाल भी थे जो अब ज़ाहिर है धुल के मतलब सब के सब। तो अब जो है इस केस का होने तो कुछ नहीं वाला, तो ये है कि एक दो दिन मीडिया के लिए, ज़ाहिर है आपको पता है बाज़ औक़ात हमें भी मसाइल होते हैं कि यार आज क्या स्टोरी ले, तो एक चीज़ आ जाती है, लेकिन इट शोज़ के जो सारा इंसाफ का निज़ाम है ना हमारे यहाँ, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे हो, चाहे वो अदालती लेवल पे हो, चाहे कुछ भी हो, कि अगर किसी भी मुल्क में इतने लोग, जो 40 के करीब कहा जाता है कि उस दिन यहाँ पे हलाकतें हुई, हो जाता तो किसी और मुल्क में ज़ाहिर है कोई किसी की तो कोशिश होती कि इसको कहीं तक पहुँचाए। सर क्या मतलब जो चीज़ें वीडियो फुटेज पर अवेलेबल थी, हाँ, उसके बाद कितने अरेस्ट हुए? उन लोगों के अरेस्ट हुए जो बाहर आखिरकार गुस्से में निकल कर उन्होंने पथराव किया, वो लोग गिरफ्तार हुए। जो लोग वीडियो पर आइडेंटिफाई हुए हैं वो तो कभी गिरफ्तार नहीं हुए। अच्छा, ये मीडिया के लिए भी एक डिफाइनिंग मोमेंट था। अच्छा, वो कैसे? एक तरह से था, क्योंकि इससे पहले जब भी कोई इस तरह की कॉन्फ्रंटेशन होती थी कराची में, तो कभी किसी का नाम नहीं लिया जाता था और कभी किसी को पे डायरेक्ट पॉइंट नहीं किया जाता था, लेकिन ये फुटेजेस ऐसी थी बिल्कुल कि आप इनको फिर डिनाई नहीं कर सकते। तो ये भी एक मेजर वाटरशेड इवेंट आप कह सकते हैं मीडिया के लिए भी था, लेकिन अल्टीमेटली यूज जो होते हैं उन पर जिम्मेदारी कम है, यूज करने वाले पर जिम्मेदारी ज्यादा है। जिन लोगों ने जिसने डायरेक्शंस दी थी कि आप ये करें, अल्टीमेटली द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद देम। और बाकियों पे तो अबेटमेंट की आएगी ना, क्योंकि जहाँ प्लान हुआ, जहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ, क्या डायरेक्शन सेंटर की तरफ से दी गई। तो अगर कहा जाए कि ये रियासती दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल है, तो आई थिंक एक केस बनाया जा सकता है। बिल्कुल, और इस हम्माम में सभी सियाह हैं, अगर नंगे नहीं हैं तो मैं ये कहता हूँ कि किसको मसला पता है क्या है? अब देखें, अब किसी को कहें ना कि यार देखें इस इशू में आपसे आए, तो एकदम जवाब मिलता है कि इसका क्या मतलब है कि बाकी सब सफेद हैं? कि नहीं, ये भी हो सकता है कि यार सभी से आए हैं। बिल्कुल ठीक है, और इस केस में तकरीबन ऐसा ही है। और जो मतलब देखें जो हुआ है वो सबके सामने हुआ है। इसको डिनाई करने से ना आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप अपने आप को मतलब अजीब गरीब किस्म से दिखा रहे हो, यू विल नॉट गोइंग टू गेट अवे विद दैट ना यार। पॉइंट इज कि इसको जरा लॉजिकली रैशनली देखो, और ये देखो कि यार यहाँ से ना जो फिर बाद में कराची में टारगेट किलिंग का सिलसिला शुरू हुआ है, आप इसको यहाँ से ट्रेस भी कर सकते हैं फ्रॉम द इवेंट्स ऑफ 12 मई, अगर कोई करना चाहे। किसके पास टाइम है? चले फिलहाल न्यूज़ अपडेट्स हुआ है, उसके बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। अब थोड़ा बात कर लें, पाकिस्तान में पाक तुर्क स्कूल्स के नाम से एक चेन है, और हम बात यूं कर रहे हैं कि तुर्की में जब से बगावत नाकाम हुई उसके बाद वहाँ पर एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन हुआ, और कहा यह जा रहा है कि वहाँ के जलावतन एक रहनुमा हैं जो कि मजहबी उनके
मेंटर कह लें, AK पार्टी के भी मेंटर रहे हैं एट सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम, जो एर्दोआन की पार्टी है। फतेहुल्लाह गिलेन उनका नाम है। और जब पाक तुर्क स्कूलों की चेन यहाँ पर आई पाकिस्तान में 90s में कहीं, तो कहा यह जा रहा था कि फतेहुल्लाह गिलेन के ही जो है ये पैरोकार हैं, उनकी चीज़ें जो है पढ़ाई भी जाती हैं या कम से कम स्टाफ को ज़रूर पढ़ाई जाती हैं। और उसके साथ साथ ज़ाहिर है उस वक्त एर्दोआन की नई पार्टी आई थी, उनकी सपोर्ट भी थी, तो स्टेट लेवल पे एक पैट्रनेज थी। और यूँ पाक तुर्क स्कूलों का मकसद ये था, ये एक NGO के तहत चलाए जाते हैं, जिसके तहत फिर ये पाकिस्तान में स्कूल्स का नेटवर्क कायम हुआ। और ये नेटवर्क बढ़ते बढ़ते अब 28 स्कूल हो गए हैं पूरे पाकिस्तान में, जहाँ 1500 से ज़ायद स्टाफ है। उसमें ज़ाहिर है दर्जनों तुर्की के जो नेशनल्स हैं वो भी हैं, और उसके अलावा वहाँ पर 10 से 15 हज़ार के दरमियान जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ तालीम याफ्ता हैं। इस हुआ ये है कि जब से नाकाम बगावत के बाद पाकिस्तान में जो तुर्क सफ़ीर हैं, उन्होंने एक बयान दिया कि तुर्क हुकूमत ने पाकिस्तानी हुकूमत से कहा है कि पाकिस्तान में जितने भी फतेहुल्लाह गिलेन स्पेसिफ़िक इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी जो उनके पैरोकार हैं, उनको बंद कर दिया जाए जी। अब dawn.com पर ये एक बड़ी कम्प्रिहेंसिव आर्टिका ने स्टोरी की ओवर द वीकेंड, जिसमें उन्होंने कहा कि इस वक्त पाक तुर्क स्कूल्स जो हैं वो ख़ासे बेयकीनी का शिकार हैं। और उसकी बड़ी वजह यह है कि अभी तक ना पाकिस्तानी हुकूमत कोई फ़ैसला कर पाई है कि इनका क्या करना है, और ना ही तुर्क हुकूमत के साथ कोई इस तरह का एग्रीमेंट हुआ है, क्योंकि तुर्क हुकूमत बहरहाल इस बात पर मुसिर है कि जो भी है काम करें। तो इन्होंने बात की जो पाक तुर्क एसोसिएशन के डायरेक्टर हैं सिंध में, अली यिल्माज, उनसे कहा गया कि जनाब ये बताएं कि तुर्क हुकूमत कह रही है कि आप फतेहुल्लाह गिलेन के मानने वाले हैं। और तो उन्होंने कहा जी 1995 से हमारे तालीमी इदारे पाकिस्तानी तालिब इल्मों को आला मेयार की तालीम फराहम कर रहे हैं, और हमारा कोई सियासी एजेंडा नहीं है और ना ही किसी हम गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस हैं। बिल्कुल ठीक बात है। उन्होंने मज़ीद कहा कि स्टाफ में मौजूद तुर्क अरकान NGO वीज़े के तहत पाकिस्तान में कानूनी तौर पर काम कर रहे हैं, और साथ ही कहा कि उनके किसी भी सियासी और मजहबी तहरीक से कोई ताल्लुक नहीं है। ये भी कह रहे हैं कि जी 3 साल पहले जी बिल्कुल, हाँ, तुर्की हुकूमत बिल्कुल हमारे साथ, तुर्क सफ़ीर ने, तुर्क सफ़ीर हमारे साथ, पहले शुरू में तो तुर्क सफ़ीर आते थे, फिर ज़ाहिर है टर्किश मीडिया की एक चेन है ज़मान, जो उनका बड़ा न्यूज़पेपर था, जिसको एर्दोआन वगैरह की हिमायत भी हासिल थी, लेकिन उसका ये कहा जाता है कि उसके पीछे भी फतेहुल्लाह गिलेन थे। तो अब जो है इस ज़मान नेटवर्क को बंद किया गया है, और जो 42 के करीब ऐसे सहाफ़ी हैं जो इसके साथ एसोसिएटेड थे, उनको भी वहाँ गिरफ्तार किया गया है। अच्छा, ये जो प्रोसेस है ये काफ़ी टाइम से चल रहा है तुर्की में, ठीक है, डी गुलेनिफिकेशन का, ठीक है। अब इनका जो इतिहाद था एक ज़माने में, और मैं एर्दोआन की बात नहीं कर रहा, एर्दोआन की पार्टी की बात कर रहा हूँ, जस्टिस एंड डेवलपमेंट AKP पार्टी, और गुलेन के बीच में एक अलायंस बनी थी। वो अलायंस क्यों बनी थी? सिंपल इस बेसिस पे कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ठीक है। इन दोनों का दुश्मन कौन था? तुर्की की जो सेक्युलर एलीट है। अब हमेशा कमाल अतातुर्क के ज़माने से जो टॉप लेवल्स रहे हैं तुर्किश गवर्नमेंट के, मिलिट्री के, वो बिल्कुल सेक्युलरिस्ट रहे हैं, ठीक है। इतना कि मतलब वो टर्बन और दाढ़ी पर भी पाबंदी हो गई थी एक ज़माने में, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो जब AKP पार्टी उभरने लगी तो वो कहते कि यार ये जो सेक्युलर एलीट है, इनके होल्ड को हमने किसी तरह ख़त्म करना है। तो गुलेन मूवमेंट भी यही चाहती थी, हिजमत मूवमेंट जो है। तो फिर इनकी कोऑपरेशन शुरू हो गई। तो एज टाइम वेंट बाय, सेक्युलर एलीट एक गुलेन एलीट में भी तब्दील होती गई, वो अपनी जड़ें भी मजबूत करते गए और हर जगह फैल गए। मीडिया, पॉलिटिक्स, ब्यूरोक्रेसी, एजुकेशन में बहुत ज्यादा जो है। 2013 में फिर जब मतलब मकसद आपका अचीव हो गया और सेक्युलर एलीट कमजोर हो गए, तो फिर जाहिर है कि कोई आपके कुछ रहता नहीं है कोऑपरेट करने के लिए, और फिर आप एक दूसरे को राइवल्स देखने लग जाते हैं कि यार ये तो रियासत के अंदर रियासत बना रहे हैं, इनको तो हैंडल करना होगा, क्योंकि आखिरकार सदर एर्दोआन भी पावर शेयर करने के आदी नहीं है, ठीक है। तो वहां से फिर एक प्रोसेस शुरू हुई 2013 में, जब गुलेन कंट्रोल्ड मीडिया ने करप्शन स्कैंडल एक सॉर्ट ऑफ कवर किया AKP गवर्नमेंट के खिलाफ, जिसमें एर्दोआन के साहबजादे का नाम भी आया। उसके बाद फिर एर्दोआन का क्रैकडाउन शुरू हुआ। फिर ये
कू अटेम्प्ट आए। Exactly. और ये बहुत लोग स्पेशली वेस्टर्न मीडिया में और यहाँ पर भी कह रहे हैं कि यार ये क्या कर रहे हैं, इतने लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं आप। तो यार आप देखें कि उस कू में हुआ भी क्या था। बॉस्फोरस पुल पर लोगों को कुचला गया है, पार्लियामेंट बिल्डिंग पर बॉम्बिंग की गई है, लोगों को गोलियां मारी गई हैं। तो ये कोई छोटा वाकया नहीं था, ठीक है, बहुत बड़ा वाकया था। और अब इसकी अगर ओवर रिएक्शन है तो अब तो उनको हर जगह गुलेन के साथी नजर आ रहे हैं, यहाँ पे भी हैं, वहां पे भी हैं। मतलब एर्दोगान ने कहा है कि हम उस सोच को ही ख़त्म कर देंगे। ज़ाहिर है 15,000 जो अफराद सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट से वहाँ निकाले गए, गिरफ्तार किए गए, उसमें से तमाम यूनिवर्सिटीज़ के डीन्स तब्दील कर दिए गए, प्रेसिडेंशियल गार्ड्स ख़त्म कर दिए गए, मतलब और टोटल 50,000 से ज़ायद जो है सरकारी मुलाजमीन, जिसमें उनके ज़ाहिर नशरियात के भी हैं, सिक्योरिटी के भी हैं, पुलिस, फौज, ये वो, उन्होंने बिल्कुल जो है उस चीज़ के ऊपर क्रैकडाउन किया हुआ है। तो मेरा इस स्टोरी में सबसे अच्छी जो बात मुझे ये लगी कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त क्या कर सकता है, वो थोड़ा कन्फ्यूजन है। पाकिस्तानी हुकाम ये कह रहे हैं कि हम अभी इस मामले को देख रहे हैं और जाहिर है जिस तरह के प्रेशर में अब तुर्की के सफ़ीर या टर्किश गवर्नमेंट जो कि इतनी क्लोज़ है कि नवाज़ शरीफ साहब एर्दोगान की साहबजादी की शादी में बतौर गवाह बने, तो इतना क्लोजनेस है, तो ज़ाहिर है तुर्की की हुकूमत कुछ भी कहेगी तो मेरे ख्याल में हमारी हुकूमत के लिए उस चीज़ को रेजिस्ट करना बहुत मुश्किल होगा। कुछ थोड़ी से कंसर्न सिर्फ ये थे कि अगर ये लोग इन लोगों को वापस भेजा जाएगा तो ये वहाँ अरेस्ट होंगे और अरेस्ट हो करके इनके ऊपर भी जो अब ज़ाहिर है वो जो एक्शन लेने का सोच रहे हैं, जिसमें ये कि वो सजाए मौत को रिवाइव कर रहे हैं, सारी चीज़ें, तो बहुत से ऐसे कंसर्न्स हैं। तो पाकिस्तानी हुकाम थोड़ा सा इस बारे में सोच रहे हैं कि हम क्या करें, उन्हें किसी थर्ड कंट्री वो कर दें। लीगली आप कैसे बंद करेंगे? मतलब सिर्फ एक फॉरेन गवर्नमेंट की कहने पर तो आप मैं आपको बता देता हूँ लीगली कैसे बंद करेंगे। आप उस जिस NGO वीज़े पे आए हुए हैं वो आप उसको रिवोक कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो इन लोगों को अब फिर ये होगा कि जितने टर्किश नेशनल्स आए हुए हैं दे हैव टू लीव द कंट्री। ज़ाहिर है वो NGO का वीज़ा रिवोक हो गया है जिसके तहत वो चल रहे हैं। और बिकॉज मुझे थोड़ी सी मालूमात भी हैं, इसकी बाकायदा फंडिंग आती थी टर्की से, और जो ये जो गिलेनिस जितने थे उसमें चाहे बिजनेसमैन हैं या वो चैरिटी के तौर पर और कुछ ऐसी फंडिंग करते थे, वो फंडिंग भी ब्लॉक हो गई ज़ाहिर है। तो अब किस तरीके से सस्टेन होगा सारे का सारा। फिर इसमें से 28 में से तकरीबन मेरे ख्याल में 15 से 20 स्कूल्स ऐसे हैं जो गवर्नमेंट ने इन फाउंडेशंस को दिए थे कि आप इफेक्टिवली इनको रन करें, हम ज़मीन भी दे रहे हैं, हम आपको एक बना बनाया स्कूल दे रहे हैं, फैसिलिटी है, गवर्नमेंट का स्कूल दे रहे हैं, तो उसको आप टेक ओवर करके उसको चलाएं। तो हो सकता है कि गवर्नमेंट वो सारे स्कूल्स वापस ले ले, अपनी कस्टडी में ले ले। तो जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स पर इनके 5-6 बचते हैं वो सस्टेनेबल हो नहीं पाएंगे। तो मतलब कि अगर करना चाहें तो करने के बहुत तरीके हैं, क्योंकि टर्क्स का जिस तरह उन्होंने वो बैक डाउन तो नहीं करने वाले, बिल्कुल और वो दे आर वेरी एग्रेसिव, क्योंकि वो तुर्की के अंदर इतना ज़्यादा कर रहे हैं, तो वो कैसे, और जिस तरह गिलेन के साथ उनके US के साथ ठनी हुई है, उन्होंने तो US को सीधा सीधा कह दिया कि जनाब आप जो है ना इसको हमारे हवाले कर दें। ऐसे हुआ है ना कि अगर आपके पड़ोसी भाई क्या मतलब कोई दूर के रिश्तेदार गुलेन मूवमेंट में है तो वो आपको भी पकड़ के ले जाएंगे, ठीक है। अभी सहाफियों को पकड़ा गया जिन्होंने कभी कभी गुलेन मूवमेंट के ऊपर किसी का इंटरव्यू किया हो या उस पर आर्टिकल लिखा हो, तो अब तो अभी इनिशियली तो हर एक बंदे को अंदर करेंगे, एवरीबॉडी, और इसके अंदर बेगुनाह लोग भी फंसे जाएंगे। लेकिन जिस तरह के मूड में अभी तुर्क हुकूमत है तो बैक डाउन करने का तो कोई चांस नहीं। बिल्कुल। चलें एक वक्फा ले लेते हैं और उसके बाद वापस आते हैं। तो इंडियन मीडिया में बहुत ज़्यादा गद्दार खेला जा रहा है, तो उस बारे में आपको बताएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। और अब बात करते हैं इंडियन मीडिया की, जहां पे गद्दार खेला जा रहा है। जब से मकबूजा कश्मीर में सिचुएशन डिटीरियोरेट हुई है, प्रोटेस्ट हुए हैं, मुजाहिदीन पर फायरिंग हुई है, लोगों को अंधा किया गया है, तो हमेशा ये सवाल उठाया जा रहा है कि इंडियन मीडिया क्या
इसको सही तरह कवर कर रही है, क्या वन साइडेड व्यू दे रही है या एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ कवर कर रही है? जाहिर है इंडियन मीडिया है, एक इनहेरेंट बायस होता है, हम जितना भी कहें कि भाई हम न्यूट्रल हैं, कुछ आपके बायसेस होते हैं अंदर, लेकिन कुछ इंडियन जर्नलिस्ट जैसे इसमें बरखा दत्त हैं, तो उन्होंने कश्मीर जाके कवरेज की है और अपने ट्विटर अकाउंट पर भी ये सारी काफ़ी तस्वीरें पोस्ट की हैं और सवाल किए हैं हुकूमत से भी कि जो आपका रवैया है इन मुजाहिरीन के खिलाफ उसके बारे में आपको कोई जस्टिफिकेशन नहीं और आपको सोचना चाहिए। एंड ये जर्नलिज्म है, बिल्कुल ठीक है, मान लिया, सबको हजम नहीं हो रही लेकिन ठीक है। और अर्नब गोस्वामी साहब बहुत मशहूर और मारूफ इंडियन एंकर हैं, टाइम्स नाउ, और बहुत ही अग्रेसिव हैं, तो वो आखिरकार तंग आ गए। उन्होंने कहा कि यार ये जो देशद्रोही हैं और ये जो मुल्क दुश्मन अनासिर हैं, आज मैंने इनकी बोलती बंद कर देनी है। तो कल उन्होंने एक शो किया, उसकी एक झलकी आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ, जो इंट्रो किया है अर्नब गोस्वामी साहब ने, ये देखिए। Viewers, for the last 3 weeks, this narrow but vocal section, which includes vested interests in some parts of the media, have been openly and shockingly trying to echo the Pakistani line. In the guise of backing Kashmiris, these sections, including sections of the media, are doing everything possible to support Pakistan sitting here in India, and they call themselves Indian liberals, Indian media. They're Indian pseudo-liberals and certainly not real Indian media. They're supporting Pakistan. Directly or indirectly, they are supporting the ISI, supporting Rawalpindi. They're supporting Hafiz Saeed. ये वो होता है ना कि इंडिया में भी रॉ एजेंट, ये सारे रॉ एजेंट, ये हमारे यहाँ भी मुझे कोई फेमिलियर लग रहा है, अब थोड़ा कम हुआ हुआ है। अब ये पता है ये पूरी दुनिया में होता है। फॉक्स न्यूज़ पे भी हर दूसरे दिन वो तो ओबामा को भी गद्दार कर रहे होते हैं, तो ये तो बहुत ही सोशल मीडिया पे आपको भी अगर आपने कोई कह दिया तो आप भी रॉ एजेंट हो गए, आप गद्दार हो गए, आपने बेच दिया, आपने डॉलर ले लिए ना एक पूरे सेक्शन ऑफ इंडियन मीडिया को। और बात मतलब क्लिप तो बहुत लंबी है, बहुत ज्यादा बोलते हैं अर्नब साहब, पूरी क्लिप हम दिखा नहीं सकते, तो बात कि ये जो स्यूडो लिबरल्स हैं और ये जो स्यूडो जर्नलिस्ट हैं, ये मुल्क के दुश्मन हैं। अच्छा, शुरू में ये कहा कि जी कारगिल के बारे में ये लोग कभी नहीं बात करेंगे, हमारे जो जवान वहां पर मरे थे, लेकिन हमारी फौज के खिलाफ हमेशा बात करेंगे। मुझे कभी कभी लग रहा था कि मैं लोकल एंकर सुन रहा हूँ, लेकिन फिर जाहिर है कि इंडिया की बात हो रही। अच्छा, बरखा दत्त ने फिर जवाब दिया फेसबुक पोस्ट पे, बरखा दत्त पे ही ये बरखा दत्त उन्होंने, जैसे जरा ने पहले मेंशन किया था, उन्होंने कश्मीर की रिपोर्टिंग की, वहाँ जाकर के कुछ चीज़ों को हाईलाइट किया कि भाई वहाँ जो वायलेशंस हो रही हैं उन पर क्वेश्चन भी उठाए। जाहिर है जितनी स्टेट की वहाँ पे ब्रूटैलिटी है, स्टेट की पूरी कोशिश है कि बाहर ना जाने पाए, और हमने देखा कि फेसबुक के ऊपर से पोस्ट ख़त्म की गई और दूसरा ऑल काइंड्स ऑफ सेंसरिंग हुई। तो बरखा दत्त ने बहरहाल क्या कर सकती थी, उन्होंने फेसबुक पेज पे आ गई, उन्होंने अर्नब गोस्वामी से कहा कि टाइम्स नाउ जो है वो मीडिया की गैगिंग, यानी मीडिया को जो है ना वो बांधने की कोशिश कर रहा है और चाह रहा है कि, और इंस्टिगेट कर रहा है कि जर्नलिस्ट जो कि थोड़ा बहुत भी ट्रूथ दिखा रहे हैं वहाँ पे, उनको जो है ना बंद कर दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि ये कैसा जर्नलिस्ट है जो खुद कह रहा है कि मीडिया के ऊपर पाबंदी लगा दो। नहीं, और सबसे मजेदार बात तो ये है कि ये उसने कह रही है कि मुझे जो शर्म आ रही है कि मैं भी इसी इंडस्ट्री से हूँ, और एंड में कहती हैं कि मैं दुआ करती हूँ कि आप हमेशा मेरी सहाफत से नफरत ही करेंगे, क्योंकि जिस दिन आपने मेरे साथ अग्री करने शुरू कर दिया तो उस दिन मैं अपने आप को मार डालूंगी। ठीक है ना। अच्छा, एंड में ये क्लिप में नहीं था, लेकिन एंड में अर्नब साहब ने ये भी कहा है कि ये कैसे हो सकता है कि इंडिया में बैठ के इन लोगों को इंडिया के खिलाफ बात करने की इजाजत है, इन सबको एक्सपोज कर देना चाहिए और इन सब के नाम लेकर इन पर मुकदमे भी कर देने चाहिए। तो अगेन ये जो हो रहा है, मुझे इस वजह से लग रहा है कि कुछ हमारे यहाँ भी ऐसी
चीज़ें हैं जिनके ऊपर बात नहीं होती मीडिया में, जैसे बलूचिस्तान एक ऐसा इशू है, या जिस तरह फाटा में जर्नलिस्ट को उस तरह की एक्सेस नहीं दी जाती। ज़ाहिर है कश्मीर में जो कुछ वायलेशंस हो रही हैं वो अनपैरेलल्ड उस तरह नहीं हैं, लेकिन बहरहाल मीडिया की एक्सेस हमारे यहाँ भी रोकी जाती है, और अगर कोई बलूचिस्तान पे स्टोरी कर देता है तो उसके ऊपर भी गद्दार का ठक करके ठपाम लगा देते हैं। इस तरह नहीं होता, आई एम सॉरी टू से, आई विल हैव टू डिसएग्री विद यू। अच्छा। नहीं सर, आपने मुझे पिछली दफ़ा मुझे बताएं कि आपने कौन सा टॉक शो देखा है पाकिस्तानी, हाँ, बलूचिस्तान पे बहुत खबरें आ रही होती हैं सर। अभी भी ये खबर आई है कि पिछले 6 सालों में 1000 लाशें बरामद हुई हैं, ठीक है। अच्छा, माय पॉइंट इज कि कौन है जिसने अपने इंटरव्यू में कहा है कि जो पाकिस्तानी सहाफ़ी इस तरह की खबरें दे रहे हैं या इस पर तबसरा कर रहे हैं वो गद्दार हैं और उनके मुंह बंद कर देने चाहिए? ऐसा तो नहीं है। मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा समझें। जितने सहाफ़ियों पे हमले पाकिस्तान में हुए हैं, जितने सहाफ़ियों को मारा गया है, किस वजह से मारा गया है वो आपको भी पता है, हमें भी पता है। उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें जाकर के रिपोर्ट करने की कोशिश की जिसके बाद जाहिर है उनको खमियाजा भुगतना पड़ा, और हम वो हैं। बहरहाल ये बिल्कुल एक डिफरेंट केस है कश्मीर का, सिर्फ इस वजह से कि वहाँ की वायलेशंस को जो है रिपोर्ट, हमारे यहाँ तो एक्सेस ही रोक दी जाती है ना कि आप जा ही नहीं सकते। तो वहाँ पर कम से कम अगर बरखा दत्त ने ये जिस तरह की वहाँ से रिपोर्टिंग की है, और ज़ाहिर है उनकी एक अपनी रेपुटेशन है, वो प्रोग्राम भी करती हैं, वो कॉलम्स भी लिखती हैं, और तो वो चीज़ बाहर लेकर के आई हैं वो। तो ज़ाहिर है इंडियन मीडिया जिसकी एक रेपुटेशन है कि वो बिल्कुल स्टेट के हाथ पकड़ के चलता है और स्टेट की पॉलिसी से बिल्कुल डेविएट नहीं करता। हाँ, नहीं देख, अब तो 2 हाथ आगे चले गए ना, क्योंकि ये तो अब अपने आप को स्टेट के नुमाइंदे समझ बिल्कुल, और क्या। तो वो ये है कि गद्दारी के तमगे बांट रहे हैं ना, कि यूं करके आपने गद्दारी का तमगा दे दिया, कि जिस तरह याद है आपको, तकरीबन ऐसा ही है। तो बहरहाल अब फ़िलहाल इतना ही, और कल इसी वक्त दोबारा मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।